हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के पार्ट नंबर 2 को। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि एंड में क्या था कि ये जो फ्रंट जो पार्लियामेंट थी वो फेल हो गई थी। अब उस पार्टी की फेल होने की रीज़न क्या थी, अब हम उनको आगे आकर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। टू मेजर डिफरेंट इन आइडियोलॉजी। तो दोस्तों, जैसा कि जो पर्शिया जो है वो लिबरल सोच रखता था, पर्शिया जो है आपका लिबरल सोच रखता था, और वहाँ के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर वहाँ के राजा थे, जिसको क्राउन का ऑफर किया गया था। आपको याद हो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसको जो है वो क्राउन का ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और जो ऑस्ट्रेलिया थे वो कंजर्वेटिव सोच रखने वाले थे, और वहाँ के जो राजा थे कैल्विन वॉन मेटरनिच 1821 से लेकर 1848 तक इन्होंने कहा था कि ये जो इविल है वो एक शैतान है, जो कि लिबरलिज्म कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इविल जो क्या है, शैतान है, लिबरल हैं, जो डिफरेंट हैं आइडियोलॉजीज़ हैं। ठीक है, ये दो आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, इसकी वजह से ही फ्रंट जो पार्लियामेंट थी वो फेल हो गई थी। तो अब क्या जर्मनी एक नहीं होगा? तो चलिए देखते हैं किस तरह से जो है जर्मनी वो एक होता है। तो दोस्तों, साइन ऑफ थिंग्स टू कम एट 1859, जब 1858 में ये पार्लियामेंट फेल हुई तो इसके बाद 1859 में कुछ हुआ। समथिंग हैपन। व्हाट हैपन? क्या हुआ? फ्रांस जो कि जर्मनी का पड़ोसी था, तो फ्रांस और पीडमंट इटली के अंदर थी, तो इन्होंने मिलकर ऑस्ट्रेलिया पर वॉर किया, हमला किया, जंग की। तो इसे कहते हैं नॉर्दर्न इटालियन वॉर। तो दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब उसे लगने लगा कि हमारी जो मिलिट्री है अब उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मिलिट्री पावर को अब स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने का जज्बा जागा। तो दोस्तों, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो राजा थे वो फ्रांस जोसेफ थे, तो उसने डिसाइड किया कि अब जो हम आइन लिखेंगे और जो पार्लियामेंट को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। फ्रांस जोसेफ 1848 से लेकर 1866, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये जो राजा था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर ऑफ प्रोशियन सफर्स अ ब्रेक डाउन। फ्रेडरिक विलियम फोर जो राजा थे, यानी इनकी जो राजशाही की सीट थी, यानी कि जो इसकी यानी कि इनकी जो सीट थी राजा वाली, तो अब वो इनकी नहीं रही। इसकी जगह कौन आते हैं? इनके भाई विलियम। ये एक रेजेंसी लेते हैं। रेजेंसी मतलब एक अनाउंस करते हैं। रेजेंसी मतलब अनाउंस करना, ऐलान करना। ठीक है, यानी एक ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? तो विलियम वन ने आते ही अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? अपॉइंट ऑटो वन बिस्मार्क एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। तो दोस्तों, ये वॉन बिस्मार्क हैं जिसको अपॉइंट किया था विलियम वन ने आते ही। ठीक है, तो दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी से इलेक्ट होके नहीं आते, मतलब कि लोगों ने इसको नहीं चुना। वहाँ के जो राजा थे विलियम वन, उन्होंने इसको एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाया जर्मनी का, मतलब कि ये हैंड पिक थे। तो इस तरह से ऑटो वन बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर बनाए जर्मनी के। तो वॉन बिस्मार्क ने ही जर्मनी को आगे लेकर ही एक करना होगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसकी पॉलिसी क्या थी, यानी कि जर्मनी को एक करने की क्या पॉलिसी थी। ऑटो वन बिस्मार्क वांटेड अ यूनिफाइड जर्मनी बट विद पर्शियन डोमिनेंस। तो दोस्तों, इसकी क्या पॉलिसी थी कि ऑटो वन बिस्मार्क की पॉलिसी क्या थी कि ऑटो वन जो बिस्मार्क है वो पर्शिया से थे, यानी कि पर्शिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनकी ख्वाहिश थी, इनका ड्रीम था कि अब जर्मनी एक हो जाए, और ये जर्मनी को एक करके ही दम लेंगे। लेकिन इसकी भी कुछ डिमांड थी, शराइत थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के दो बड़ी मैन पावर थी। इसकी शर्त ये थी कि जब मैं जर्मनी एक करूँगा, लेकिन उसमें जो राज होगी, जो हुकूमत करेगा, वो कौन करेगा? पर्शिया करेगा, क्योंकि ये खुद पर्शिया से बिलोंग करता था। ठीक है, ये मैं करके ही दिखाऊंगा, और इसने ये कहा कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा। ये सिर्फ जर्मनी को एक नहीं करना चाहते थे, बल्कि जर्मनी को एक करना चाहते थे विद पर्शियन डोमिनेंस के साथ।
और इनका सोच क्या था, इनकी सोच थी कंजर्वेटिव, और ये किस सोच से बिलोंग करते थे, कंजर्वेटिव सोच से बिलोंग रखते थे। जबकि पर्शिया जो है वो ज़्यादातर लिबरल था। अब मतलब इनके लिए जो है हुकूमत करना वो इजी हो गया था। अब इनके जो प्राइम मिनिस्टर बनते ही इनके खिलाफ लोगों ने काफ़ी आवाज़ें उठाई, बट ऑटोमन बिस्मार्क ने हार नहीं मानी। इसकी एक ख़ास बात थी कि ये जो बादशाहत है, ये जो हुकूमत किसी रीति रिवाज से नहीं चल सकती, किसी ट्रेडिशनल से नहीं चल सकती, ठीक है। यानी कि मतलब कि वो एक इस तरह से एक जो मिकियावेली की बात मानते थे, ये वॉन बिस्मार्क इसकी बात ज़्यादा मानते थे। ये आपका है मिकियावेली, ये वॉन बिस्मार्क इससे बहुत इंस्पायर हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, ये पहले शख्स थे जिन्होंने बात की थी एफिशिएंट मिलिट्री लीडरशिप की। मतलब कि मिलिट्री लीडरशिप का मतलब एक होता है, यानी मिलिट्री लीडरशिप का एक ही पर्पस होता है कि जो काम उनको ज़रूरी लगता है वो करते हैं, और इनको रोकथाम करने की किसी को भी इजाज़त नहीं, यानी कोई भी इनको रोकेगा नहीं। जो काम ज़रूरी होगा वो ये करेंगे, कौन, मिलिट्री लीडरशिप वाले। तो वॉन बिस्मार्क जो थे वो मिकियावेली से बहुत इंस्पायर हुए थे, ऐसा कुछ हिस्टोरियन कहते हैं। और इसको कहा गया रियल पॉलिटिक। इसको क्या कहा गया, इसको अब कहा गया कि रियल पॉलिटिक, यानी कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे, फॉर एग्जांपल सोक्रेट, एरिस्टोटल, प्लेटो, उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट थे, मुख्तलिफ थे। क्योंकि एरिस्टोटल और प्लेटो का क्या कहना था कि वो लाइटमेंट की बात करते थे, लेकिन वॉन बिस्मार्क का असूल ये था कि कोई रूल्स नहीं, कोई आइडियाज़ नहीं। क्या कहते कि नो आइडियाज़, नो प्रिंसिपल्स। आइडियाज़ कुछ भी नहीं होती, सब कुछ पॉलिटिक्स होता है। यानी ये पॉलिटिक्स पे सब कुछ, जो पावर है वो पॉलिटिक्स पे बेस करती है। सिर्फ जो पावर का खेल है, किसका खेल है, सिर्फ पावर का खेल है। इसको कहा गया रियल पॉलिटिक। अब हम बात करते हैं रियल पॉलिटिक इन प्रशिया। अब वॉन बिस्मार्क के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि ये जो था वो कंजर्वेटिव था। अब पर्शिया में ज़्यादातर लोग लिबरल थे, सो इनको इनके अगेंस्ट आवाज़ें उठी, लेकिन बिस्मार्क ने बिल्कुल हार नहीं मानी। वॉन बिस्मार्क ने यह कहा कि हमारी एक बड़ी गलती ये होती है कि हम एंटिसिज्म और सेल्फनेस को अपनी पावर में समझ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तो बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो वॉन बिस्मार्क ने रियल पॉलिटिक को सीरियस लेना स्टार्ट किया, और इन्होंने कहा कि अगर आप आइडियलिस्ट हैं, ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर आप आइडियलिस्ट हैं, क्या हैं, अगर आप आइडियलिस्ट हैं तो आप अनरियलिस्ट हैं। मतलब कि ये सोक्रेट से कहते हैं डिफरेंट थे, यानी कि इनकी जो थ्योरी थी वो काम नहीं करती थी। कहते इनकी जो थ्योरी थी वो काम नहीं करती, क्योंकि ये इनसे सबसे बहुत कहते मुख्तलिफ थे। ये प्रैक्टिकल बंदे थे, ये काम को प्रैक्टिकली तरीके से हैंडल करना चाहते थे। ये सब कुछ किसका कहना था, वॉन बिस्मार्क का कहना था, जो कि इंस्पायर हुए थे मैकियावेली से, क्योंकि उनका भी यही कहना था। तो ये बातें वॉन बिस्मार्क को बहुत अच्छी लगी, तो ये बातें उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि वॉन बिस्मार्क ने, ऑटोमन बिस्मार्क ने, यानी कि ऑटोमन बिस्मार्क की आखिरकार उसकी क्या पॉलिसी थी। तो दोस्तों बिस्मार्क ने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी। ये स्पीच आपको ज़रूर याद हो। German does not look to Persia's liberalism but to her power, not by species and the majority will the great questions of the day be decided but by iron and blood। यानी कि जो हुकूमत है, जो लोगों में प्यार है, जो राजशाही है, वो क्या होगी कि वो जंग से हासिल नहीं हो सकती, वो खून बहा कर हासिल की जा सकती है। आयरन एंड ब्लड वो किससे हासिल की जाती थी, खून बहाकर हासिल की जाती थी। मतलब कि आयरन एंड ब्लड यानी कि वेपन्स और हथियारों से, यानी खून बहाकर ये चीज़ें हासिल की जा सकती है, यानी हुकूमत हासिल की जा सकती है। और कहा कि लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाओ। लड़ाई के लिए तैयार होना मतलब कि आर्मी को रिफॉर्म्स चाहिए,
आपको अपनी जो है अब आर्मी को मजबूत करनी पड़ेगी और आपको अपनी जो है इकॉनमी जो है मैशत को मजबूत करना पड़ेगा। तो वॉन बिस्मार्क ने आते ही, जो कि पर्शिया के थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आते ही पर्शिया को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। अब किस तरह से मजबूत किया, चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनका बड़ा चैलेंज इनके सामने था रिफॉर्म्स, यानी कि रिफॉर्म्स सही था। रिफॉर्म क्या था? सही था, यानी कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो गलत थी। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव थे। फॉर एग्जांपल पर्शिया पर अब उस वक़्त सोशलिज्म बढ़ा हुआ था, यानी कि माशरे के जो लोग हैं, मतलब किसी भी एरिया के जो कुछ, यानी किसी एरिया की जो पावर होती है वो किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। यानी कि सोशलिज्म में क्या, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। अगर आप जो है आर्मी के लिए कुछ, यानी आर्मी को आप मजबूत करना चाहते हैं, आर्मी को आप पावर देना चाहते हैं, तो क्या सोशलिज्म वाले कुछ खर्च करेंगे आप पर, यानी कि वो पैसा खर्च करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म वाले कहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों की भूख तो मिटाएं, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दें, उनकी एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करें, उनकी एजुकेशन का अच्छा बंदोबस्त करें। तो सोशलिज्म ये करने नहीं दे रहा था। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि सोशलिज्म की पार्टी को ही बैन कर दिया। ठीक है, क्या किया कि सोशलिज्म की पार्टी को वो क्या किया, बैन कर दिया। अब बिस्मार्क ने सोशलिज्म का जो वर्ड है वो हटा दिया, सोशलिज्म का जो वर्ड है वो हटा दिया। लेकिन जो काम सोशलिज्म वाले करते थे, जो उनको पसंद थे, अब वो काम बंदे ने खुद करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यानी कि जो सोशलिज्म वाले चाहते थे वो करना शुरू कर दिए, और वो जो आर्मी को यानी कि रिफॉर्म कर सके, तो फिर उन्होंने माशरे के लिए वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए। स्टार्टेड यूरोप्स फर्स्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि यूरोप ने जो पहले ही जो है ये वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए। किसने? वॉन बिस्मार्क ने। अब वो क्या प्रोग्राम्स थे? हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड ओल्ड पेंशन, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, तो ये सब चीज़ें भी, यानी कि ये तीनों जो है ये प्रोग्राम किसने खोले? वॉन बिस्मार्क ने, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए। अब दोस्तों सोशलिज्म को इसने कंट्रोल तो कर लिया, अब किस तरह से लिबरल को, यानी कि लिबरल को किस तरह से अब ये कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों यानी कि हाउ टू कंट्रोल द लिबरल, अब लिबरल को कैसे कंट्रोल किया जाए? सोशलिज्म का जो वर्ड था, जो सोशलिज्म वाले थे, उसको तो वॉन बिस्मार्क ने हटा दिया। अब वो चाहते हैं कि अब लिबरल का कैसे दिल जीता जाए, क्योंकि वो खुद कंजर्वेटिव थे और ये लिबरल उनको बिल्कुल भी अपना, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर इसको नहीं मानते थे, क्योंकि ये इलेक्ट होके भी नहीं आए थे। तो अब जो लिबरल्स को काबू करने के लिए एक बेहतरीन प्लान, यानी एक बहुत ही अच्छा मंसूबा बनाया बिस्मार्क ने। ऑटोमन बिस्मार्क का मंसूबा ये था कि जो लिबरल थे वो जो लिबरल थे वो चर्च को नहीं मानते थे। लिबरल किसी भी शख्स को नहीं मानते थे जो कि बिलोंग करते थे कंजर्वेटिव से। क्योंकि चर्च क्या है कि चर्च भी एक कंजर्वेटिव है। यू नो दैट जो पर्शिया है अब वो ऊपर है और नीचे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। सिंपल सी बात यह है कि बिस्मार्क ने अब चर्च को ख़त्म करना था, तो उसने ऐसा ही किया। वॉन बिस्मार्क ने चर्च को पावर बहुत ही लिमिट कर दी, यानी चर्च की पावर को कम कर दिया। मतलब कि जो कैथोलिक चर्च है था, जो उनके जो स्पेशल जो चर्च होता है, ख़ास जो चर्च था, ख़ास तौर पर उसको अब यानी उसको क्या कर दिया, सफ़र हुआ। और बिस्मार्क और कैथोलिक चर्च के दरमियान जो कल्चर की स्ट्रगल थी उसको क्या बोलते हैं? कुलतुरकांफ, जर्मनी फॉर कल्चरल स्ट्रगल। ठीक है, और ये जो एक जर्मनी का वर्ड है, कुलतुरकांफ का मतलब है जो कल्चरल स्ट्रगल है 1871 से लेकर 1887 तक, जब जर्मन चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क ने चर्च कैथोलिक की ताकतों को, उनकी पावर को लिमिट कर दिया, कंट्रोल किया, और इसे कहते हैं कुलतुरकांफ। और उसके साथ साथ एंटी चर्च और एंटी पॉलिटिकल जो है, एंटी कैथोलिक पॉलिटिकल जो थी, उन्होंने ही लिबरल को बहुत खुश कर दिया है,
लिबरल बहुत हैप्पी थी और एक और तरह से भी लिबरल को खुश किया कि यानी कि जो वॉन बिस्मार्क ने इंडस्ट्रीज़ को जो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से जो आयरन और ब्रेड की जो पूरी जो स्ट्रेटजी बनाई। अब दोस्तों ये पिक्चर आप देखें, ये बहुत ही एक तारीखी पिक्चर है। ये आपका है वॉन बिस्मार्क एंड दिस वन इज पॉप। अब इस पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वॉन बिस्मार्क ने पॉप की पावर को लिमिट करी, यानी कि उसको कंट्रोल किया। अब दोस्तों हम इनको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से जो है वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया। तो सबसे पहले जो है वॉन बिस्मार्क ने आते ही पार्लियामेंट की बातों को मानने से रिफ्यूज कर दिया, यानी कि वो पार्लियामेंट की बात को मानने से इनकार कर दिया, डिले कर दिया। याद रखना ये वो दौर था जब जर्मनी के लोगों में कौम परस्ती का जज्बा था, नेशनलिज्म का जज्बा था। यानी कि बिस्मार्क ने साफ साफ बताया कि मैं वो करूँगा जो लोगों को पसंद होगा, जो पीपल्स यानी कि जो लोगों के लिए भलाई का काम होगा मैं वो काम करूँगा, यानी पर्शिया के लिए मैं कुछ अच्छा करूँगा, अच्छा होऊंगा। बेसिकली इसका जो मकसद था जर्मनी को एक करना और उस पर पर्शिया की हुकूमत करना, यानी कि उसमें फिर कौन राज करेगा, पर्शिया राज करेगा। सो ये बिस्मार्क ने पार्लियामेंट की बातों से मानने से इनकार कर दिया, यानी कि किस तरह से वो पार्लियामेंट को नहीं मानता। जैसे कि पार्लियामेंट जो है आर्मी को कोई भी बजट जो है वो नहीं भेजी जब तक कि वो जो बजट है आर्मी उसको अप्रूव ना करे। तो इस वजह से जो पार्लियामेंट को बातों को मानने से इनकार कर देता था। लेकिन बिस्मार्क ने लोगों से अब टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, लोगों से टैक्स वसूल करके आर्मी को यानी कि वो मजबूत कर रहा था। तो दोस्तों बिस्मार्क ने और भी काफ़ी चीज़ें की और इसने क्या किया, ये जो वर्ड है बर्जियस, इसका मतलब है मिडिल क्लास। तो लोगों ने अब वॉन बिस्मार्क ने मिडिल क्लास की भी हेल्प की, यानी कि मिडिल क्लास क्या इकोनॉमिक बेनिफिट चाहते थे, ठीक है। तो मिडिल क्लास अब अमीर होना चाह रहे थे, तो वॉन बिस्मार्क ने उनको भी खुश कर दिया। और उसके साथ साथ किंग भी जो है वॉन बिस्मार्क से खुश था। क्यों? क्योंकि उसकी जो आर्मी थी वो क्या हो रही थी, वो अब मजबूत हो रही थी। तो अब सब जो है वो वॉन बिस्मार्क से खुश थे। जो खुश नहीं था वो तो सिर्फ पार्लियामेंट। तो दोस्तों अब ऑटोमन बिस्मार्क की क्या स्ट्रेटेजी थी, वार के थ्रू जर्मनी को एक करना, यानी कि वो उसकी ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि वो वार के थ्रू जर्मनी को एक करेगा। अब तो दोस्तों ये देखिए जर्मनी, ये आज का मैप है, ये हो गया आपका जर्मनी। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या थी कि ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि अब जर्मनी में दो मेन पावर थे, ऑस्ट्रेलिया एंड प्रशिया, ठीक है। तो दोस्तों अब इसकी पहली फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या थी कि जर्मनी के काफ़ी जो छोटे छोटे स्टेट थे अब उनको एक करना, उनको एक करके फिर ऑस्ट्रेलिया जो है जो प्रशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करेगा और उसको हरा देगा। तो अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो आसानी से ये सब होने तो नहीं देगा। तो फिर वॉन बिस्मार्क ने इसको तीसरे मुल्क का डर दिया। अब वो कौन सा मुल्क था, फ्रांस। तो फ्रांस को इसने फ्रांस का डर दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो इसने कहा कि भाई आप पर जो है वो फ्रांस अटैक करके आप हमारे साथ हो जाएं। किसका, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का। वॉन बिस्मार्क ने कहा कि भाई आप हमारे साथ हो जाएं वरना आप पर फ्रांस अटैक कर देगा। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी थी वॉन बिस्मार्क की, जिस तरह से वो अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया एक हो जाएंगे। तो इसी स्ट्रेटजी पर अपना काम करना इसने शुरू कर दिया। और इस सबसे पहले जो क्या था कि इसने छोटी छोटी स्टेट को साथ मिलाना शुरू कर दिया और इसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ मसले मसाइल थे यूरोप में, ठीक है। अब यूरोप में अब जो एनवायरनमेंट था वो अलग किस्म का था, ठीक है। क्या था, जो एनवायरनमेंट था वो अलग किस्म का था। फॉर एग्जांपल रशिया, जो छोटे छोटे यानी रशिया के जो छोटे छोटे स्टेट थे उनको अगर उनको हम मिलाते तो
तो शायद कि जो रशिया वो बुरा मान जाए या इनको उसको पसंद ना हो। ये वॉन बिस्मार्क का कहना था कि अगर हम रशिया के छोटे छोटे स्टेट अगर अपने साथ मिलाते हैं तो शायद रशिया को पसंद ना हो। तो रशिया दोस्तों उस वक्त बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि उस वक्त क्या थी, क्राइमियन वार हुई थी। क्या हुआ था? क्राइमियन वार हुई थी, जिसमें रशिया की जो है वो शिकस्त हुआ, यानी कि रशिया इस जंग में हार गया था। जो जो तो दोस्तों ये जो रशिया था, अब वो जर्मनी की पॉलिटिक्स में यानी वो नहीं आना चाहता था, अब वो उससे दूर हो गया। इस तरह से ब्रिटेन भी जो है वो दूर हो गया। तो दोस्तों आपको याद हो, रशिया, ब्रिटेन, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ये उस वक्त बहुत ही अहम पावर थी। देन उसके बाद आता है कि नेपोलियन दैट होप्स दैट एन इंटरनल जर्मन सिविल वॉर माइट लेट हिम एक्सपैंड द फ्रेंच एम्पायर अक्रॉस द राइन। दोस्तों नेपोलियन थर्ड, हम यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की बात नहीं करें, हम बात करें नेपोलियन थर्ड की। तो ये क्या चाहते थे कि ऑस्ट्रिया और हंगेरी आपस में, ऑस्ट्रिया और जो पर्शिया है वो आपस में लड़ें और फिर मैं इनको आसानी से हरा दूंगा। ये सोच थी किसकी? नेपोलियन की, जो कि राजा थे फ्रांस के। तो इन सब का इल्म था वॉन बिस्मार्क को, यानी वॉन बिस्मार्क को पता था। तो उसने जो है एक स्ट्रेटजी बनाई इसके लिए भी। तो वो क्या थी? स्लेशविक वॉर, ये थी इसकी पहली स्ट्रेटजी थी। डेनमार्क, यानी कि ये जो वॉर थी तो इसमें पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने हमला किया डेनमार्क पर और उसको हरा दिया। जो डेनमार्क से उन्होंने, यानी कि डेनमार्क से उन्होंने बेसिकली दो बड़े स्टेट थे जर्मनी के, जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, स्लेशविक और हॉलस्टेन। जी आपका स्लेशविक एंड ये आपका हॉलस्टेन। अब इनकी डील क्या थी? वॉर तो किया, वॉर इन्होंने किया, साथ में जीत भी ली। अब इनकी डील क्या थी? डील ये थी कि जो स्लेशविक है वो चला जाएगा रशिया के साथ, और जो हॉलस्टीन है वो किसके साथ होगा? ऑस्ट्रिया के साथ होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो हैं अभी तक खुश नहीं थे, पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अभी तक इनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं थे। वो अलग बात है कि वॉन बिस्मार्क ने इनको किसी भी, यानी कि कैसे भी करके इन्हें कन्विंस कर दिया डेनमार्क के साथ लड़ाई करने के लिए। फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम के रिलेवेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वो क्या है? 1864 वॉर विद डेनमार्क। 1864 में जो वॉर थी डेनमार्क के साथ, तो क्या हुआ यहाँ पर? जो डेनमार्क का राजा था, डेनमार्क का जो राजा था वो ये आपका हॉलस्टीन, सॉरी, डेनमार्क का जो राजा था आपका हॉलस्टीन, ये एक ड्यूक था, राजा था, स्लेशविक और हॉलस्टीन पर ये राज करता था। तो डेनमार्क ने स्लेशविक को अपने मुल्क में मिला रखा था। तो यानी कि जो स्लेशविक पर अब जंग हुई, तो जिसमें जो नेशनल सेंटिमेंट थे वो अब बढ़ गए थे। नेशनल जो सेंटिमेंट जर्मनी के वो क्या हुए थे, अब बढ़ गए थे, यानी कि ग्रो हो रहे थे। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता था, तो ऑस्ट्रेलिया वांटेड देम टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता था कि अब हमने ये जो स्टेट थी, ये जिसने डेनमार्क से हासिल की थी, कौन सी? स्लेशविक एंड हॉलस्टीन। तो ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि अब हम इनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, ये रहेंगे हमारे जर्मन कॉन्फेडरेशन में, लेकिन हम इनको क्या कर देंगे? इनको इंडिपेंडेंट कर देंगे। लेकिन पर्शिया का कहना था कि ये हमारे साथ हों। तो इस वजह से भी इनके जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे। तो इसको कहते हैं स्लेशविक हॉलस्टीन कॉम्प्रोमाइज। 1865, यानी 1865 कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। हॉलस्टीन
जिसमें गवर्नमेंट होती है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, और स्लेशविक जिसमें हुकूमत होती है आपकी रशिया की। अब ये दोनों ज्वाइन हो गए। टेंशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड प्रशिया कंटिन्यू टू ग्रो। अब इनके बीच में जो टेंशन थी वो क्या थी, जो जो परेशानियां थी अब वो बढ़ गई थी। अब पर्शिया जो है आपका बहुत पावरफुल हो गया, कि अब तक जो पर्शिया है वो आपका बहुत पावरफुल हो गया था, क्योंकि पर्शिया की जो आर्मीज़ पर्शिया अपनी आर्मीज़ इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ही इन्वेस्ट कर रहा था, उन पर खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से जो गन्स हैं, जो वेपन्स हैं वो मॉडिफाई कर रहा था। और इसने जो है EML कि इफिशिएंट जो लीडरशिप है, रियल पॉलिटिक, और इसकी जगह जो पर्शिया अब बहुत जो है पावरफुल हो चुका था। और आपको मैं इस मैप में दिखाता चलूँ, ये आपका है पर्शिया। आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो पर्शिया जो है वो फैल चुका है, ठीक है। और पर्शिया ने नॉर्दर्न जर्मनी कॉन्फेडरेशन बनाई, कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी उसको डिसॉल्व करके नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन बना दिया। और जो साउथ जो स्टेट साइडेड थे विद कि वो भी अब ऑस्ट्रिया के साथ हो गए। साउथ के जो एरियाज थे वो भी अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल गए, और इन्होंने डर की बिना पर इन सबको अपने साथ में मिला लिया। साउथ में जो भी छोटे छोटे स्टेट थे जर्मनी बोलने वाले, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल गए। पर और जो नॉर्थ वाले थे वो भी पर्शिया के साथ मिल गए। अब दोस्तों 39 में से अब सिर्फ 2 बच गए। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया। अब देन उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिया पर्शियन वॉर, सेकेंड स्ट्रेटजी। तो दोस्तों अब वॉन बिस्मार्क की अगली स्ट्रेटजी क्या थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पर वॉर करेगा। तो 1886 में पर्शिया ने ऑस्ट्रेलिया पर अटैक किया, और विद इन 7 डेज के अंदर ये जंग जीत ली। और इस लड़ाई की बहुत सारे जो है हॉरेबल कि बहुत सारे खतरनाक जो है वो मसले जो है वो रह गए। वो मसले क्या थे हम वो देखते हैं। अब आपको इस मैप में मैं दिखाता चलूँ। तो दोस्तों ये प्रशिया है, ये आपका प्रशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। अब इन पे क्या होगी? वार होगी। इन पे क्या होगी? अब वार होगी। अब आते हैं फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों फ्रांस का जो राजा था, मैं आपको वापस उस डायग्राम में लेके चलता हूँ। ये रहा आपका फ्रांस। तो दोस्तों फ्रांस का जो राजा था वो क्या चाहता था कि जो प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है आपस में लड़ें, और ये जब कमज़ोर हो जाएंगे तब मैं इन पर अटैक करूंगा और मैं आसानी से जीत जाऊंगा। तो ये क्योंकि ये जो फ्रांस है वो वीक ऑस्ट्रेलिया पर हमला करेगा, ठीक है। तो ये सोच थी किसकी? फ्रांस की। तो दोस्तों बिस्मार्क न्यू फ्रेंच लीडर नेपोलियन III फ्रॉम हिज टाइम एज द एम्बेसडर टू फ्रांस। तो दोस्तों वॉन बिस्मार्क ने नेपोलियन III को कहा कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया का साथ नहीं देंगे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया को हरा दूंगा तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ ज़मीनें मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो नेपोलियन मान गया। और वो अलग बात है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद नेपोलियन को कोई भी जो है वो ज़मीनें वगैरह नहीं दी। अब हम आते हैं 7 वीक वॉर पर। अब इसको 7 वीक वॉर भी बोलते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया पर वॉर हुई इसको बोलते हैं 7 वीक वॉर। ऑस्ट्रेलिया विद प्रशिया, ये इसको कि एक और नाम भी दिया जाता है बैटल ऑफ कॉनिंग्रेड्स। बैटल ऑफ क्योंकि ये इस इलाके में होती है, तो कौन से इलाके में? कॉनिंग्रेड्स, ठीक है। तो इसको बैटल ऑफ कॉनिंग्रेड्स भी कहा जाता है। इससे जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये आपकी जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अब शिफ्ट हो चुका था, बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था।
अब कौन था? अब आपका पर्शिया जो है, जो पर्शिया वो टॉप पर था। पर्शिया जो अब क्या था, पर्शिया आपका टॉप पर था। ये बिल्कुल उलट हो गया था कि जो कांग्रेस ऑफ वियना जो बताया गया था, ठीक है, ये जो आपका कांग्रेस ऑफ वियना बताया गया था, जो ऑस्ट्रिया जो है वो मैन पावर था, यानी कि आपको याद हो कि कांग्रेस ऑफ वियना में बताया गया था ऑस्ट्रिया के 50 साल पहले बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैन पावर है, लेकिन अब पर्शिया मैन पावर बन गई है जर्मनी की, ठीक है। फ्रांस, अब जैसा कि फ्रांस जो है वो डर गया था, scared due to short duration they had hoped long war would weaken Prussian and Australian more। तो अब फ्रांस डर गया था, क्यों? क्योंकि फ्रांस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो है पर्शिया ने, यानी जो पर्शिया जो को जल्द, यानी पर्शिया ने जो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रांस के भाई वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, ठीक है। तो ये अब जो है फ्रांस अब डर गया था। फ्रांस के अब क्या हुआ, ये बेचारा किससे से भी डर रहा, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो फ्रांस जो है वो डर गया था और इसको ज़मीनी से भी इनकार कर दिया गया था, और अपने वादे से ये वॉन बिस्मार्क मुकर गया था। इसने वादा क्यों तोड़ा, और इसके बाद कहा गया कि अब आखिर में इसका आखिर पड़ाव क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसने ज़मीन से भी इनकार कर दिया था, वो डर गया था क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यानी कि उसको इतना मुतवक्किल नहीं कर रहा था कि पर्शिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। डेंस के बाद फ्रांस को रशियन वॉर। अब यानी कि वॉन बिस्मार्क की स्ट्रेटजी, यानी कि लास्ट स्ट्रेटजी क्या थी कि फ्रांस को जीते। अब वो फ्रांस को भी जीतने की कोशिश कर रहा था, क्यों? क्योंकि जर्मनी के लेफ्ट में आपका फ्रांस भी था, अब उसको क्यों जीतना ज़रूरी था, ये ज़रा आपको डिटेल में मैं आपको बताऊँ। तो ये है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं मैप में। तो दोस्तों ये है आपका जर्मनी एम्पायर, ये आपका है ऑस्ट्रिया हंगेरी। तो दोस्तों ये रहा आपका फ्रांस। तो अब फ्रांस को भी जीतना ज़रूरी था, ठीक है। पर्शिया, यानी कि तो ये हुआ कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, अब जो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका वीक हो गया, और इनके साइडेड में जितने भी आपके जो स्टेट है वो भी अब इनके साथ मिल गए। अब जर्मनी, अब वॉन बिस्मार्क ने क्या करना कि भाई फ्रांस को भी एक करना है। अब किस तरह से वो उसको फ्रांस को जो है वो अब एक करेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों वॉन बिस्मार्क ने क्या हुआ कि भाई अब जो है फ्रांस को भी एक करना चाहिए, क्योंकि अब जर्मनी के लेफ्ट में अब क्या था, आपका फ्रांस भी था। जर्मनी के लेफ्ट में क्या था, आपका फ्रांस, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो जर्मनी के लेफ्ट में आपका क्या था, फ्रांस था। तो दोस्तों अब आपका ऑस्ट्रेलिया जो है आप कमज़ोर हो गया था। अब जर्मनी, यानी कि वॉन बिस्मार्क किसी भी तरह चाहता था कि जो है फ्रांस अब हम पर अटैक करे ताकि हम उसको हरा दें। तो इसके लिए भी उसने स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या होता है, Spanish candidature. In July 1870, it was proposed that a Prussian prince, Leopold of Hohenzollern, become a Spanish king. तो सबसे पहले दोस्तों वापस हम उस डायग्राम पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब फ्रांस के लेफ्ट में आपका आता है स्पेन, ठीक है। फ्रांस के साइड में है आपका स्पेन, और उस वक़्त होती है आपकी स्पेन में रिवोल्यूशन, यानी कि स्पेन का जो तानाशाह था, जो डिक्टेटर था, उसको यानी कि फेंका गया था, उसको यानी कि हटा दिया गया था। अब स्पेन में एक राजा की ज़रूरत थी। तो ये पर्शिया का क्या कहना था कि अब पर्शिया का ये मानना था कि अब जो स्पेन में जो है वो हमारा एक राजा बना दिया जाएगा स्पेन के लिए, यानी कि अब हम जो है वो राजा एक अनाउंस करेंगे, यानी कि
फ्रांस को आप दोनों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट से स्पेन और राइट से आपका जर्मन। अब यानी कि हम फ्रांस को जो है पूरी तरह से घेर लेंगे दोनों तरफ से। तो अब इधर जो है पर्शिया और स्पेन में भी जो है, पर्शिया का जो राजा था दोस्तों, ये जो आपका यानी कि पर्शिया के जो राजा को ये बात मंजूर ना थी, ठीक है, पर्शिया के जो राजा को यानी कि ये बात दोस्तों, ये बात फ्रांस का जो सॉरी पर्शिया का नहीं, फ्रांस के राजा को ये बात मंजूर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, फ्रांस के राजा को ये बात मंजूर नहीं थी कि वो अपने वेस्ट में भी दुश्मन और ईस्ट में भी दुश्मन देखे। तो फ्रांस इससे और डर गया, क्योंकि फ्रांस पर अटैक हो रहा, तो यानी कि दोनों तरफ से अब ये फंस गया बेचारा। अब फ्रांस पे क्या होगा, अटैक हुआ, यानी कि वो ये बहुत डर गया था। तो फ्रांस के पास कोई ही दूसरा ऑप्शन नहीं बचा जंग छेड़ने के अलावा। और इसके अलावा वॉन बिस्मार्क ने एक और भी स्ट्रेटजी की थी, यानी कि एक और काम भी किया था, यानी कि इसने वो क्या काम था, वो काम आपका था इसका, ये जो आपका राजा है लेपर्ड ऑफ हॉलिजन बिकम स्पेनिश, ये स्पेन का राजा था, ठीक है। ये वो राजा थे जिसको स्पेन का अगला जो राजा बनने का हुक्म दिया गया, लेकिन फ्रांस को डर लगा कि अब वो दोनों तरफ से यानी दुश्मनों से घेरा गया, यानी गिर जाएगा। तो इसके अलावा एक और भी चीज़ बिस्मार्क ने की, एम्स टेलीग्राम, यानी कि जो फ्रांस, अब ये आपका आता है फ्रांस एम्बेसडर टू प्रशिया कोड बेनिटेंट, ये आपके एम्बेसडर होते हैं, फ्रांस के एम्बेसडर पर्शिया। अब फ्रांस के एम्बेसडर जो पर्शिया में आते हैं वो कहते हैं कि भाई आपने ये बात सही नहीं की, यानी कि वो राजा अपना जो है वो नहीं रखना चाह रहे थे। तो दोस्तों यानी कि जो फ्रांस के जो एम्बेसडर थे पर्शियन के अंदर, इनका नाम था काउंट बेनिटेटी, क्या नाम था, काउंट बेनिटेटी। तो उन्होंने क्या किया कि स्पेन के अंदर जो राजा, यानी कि जो राजा थे, मैं वो पर्शियन से नहीं होगा, यानी कि जो राजा थे वो पर्शियन से नहीं होगा। तो एम्बेसडर ने, फ्रांस के एम्बेसडर ने इनको ये कहा कि जो राजा हैं वो पर्शियन के नहीं होंगे। तो ये बात वॉन बिस्मार्क ने नहीं मानी, और इसी बात को उन्होंने टेलीग्राम फोटोग्राफ पे भी यानी चाहे, यानी कि उन्होंने जो है मिस्टर की यानी कि इंसल्ट कर दी, बहुत ही वो इंसल्ट फील कर रहे थे। बिस्मार्क लीक्ड इट टू न्यूज़पेपर एंड फ्रांस वाज आउटग्रेड। अब बिस्मार्क ने इसको न्यूज़पेपर टेलीग्राम में सब पे लिखवा दी, तो जिसकी वजह से जो है इनकी यानी कि फ्रांस की बहुत इंसल्ट फील हुई, फ्रांस बहुत इंसल्टेड फील कर रहा था। अब वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी ये जज्बा जा गया कि इनकी यानी बहुत जो है वो इंसल्ट फील हुई, यानी किसी भी मुल्क की, किसी भी स्टेट के एम्बेसडर की बेइज्जती करना कोई आम बात नहीं है। और यहाँ पे जो इसकी जो पब्लिक है अब बहुत गुस्सा हो गई थी। बिस्मार्क चाहता भी यही था कि उनके लोग गुस्सा हो जाएं और वहाँ पर अटैक करें, जैसे जर्मनी यानी वो अटैक करके हम उसे हरा देंगे। और फ्रांस ने हमला कर दिया किस पर, अब फाइनली फ्रेंच डिफीट। तो कैसे भी करके वॉन बिस्मार्क ने फ्रांस को उकसाया और फाइनली फ्रांस ने डिफीट कर दिया। फ्रांस वर डिफीट बाय द यूनाइटेड आर्मीज ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो फ्रांस को पता नहीं था कि अब प्रशिया जो है बहुत ज़्यादा मजबूत था, पर्शिया के पास बहुत मिलिट्री पावर्स, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, आर्टिलरी हैं वो भी इनकी बहुत अच्छी थी, और फ्रांस की यानी बहुत ही बुरी तरह से जो है इसकी हार हुई फ्रांस की। फ्रांस में क्या होता है कि इसमें बहुत जो इसकी यानी कि इसकी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई। फ्रांस के लोगों ने बहुत ज़्यादा इंसल्टेड महसूस किया, इंसल्टेड फील किया, बहुत ज़्यादा यानी जो एम्बेरस जो है वो फील कर रहे थे, यानी शर्मिंदा हो रहे थे। तो इसमें बिस्मार्क ने बहुत बुरी तरह से सजा दी फ्रांस को। बिस्मार्क ने फ्रांस को हमला करके हरा दिया, और मजबूरन 5 बिलियन फ्रंक को देने पर भी उसने मजबूर कर दिया जर्मनी को। तो जर्मन के जो 5 मिलियन
जो फ्रंट थे वो भी इनको दे देगा। इवन कि एक एरिया है अल्साक लॉरेन, उसे भी इन्होंने फ्रांस से छीन लिया था। बिस्मार्क का रोल क्या था? बिस्मार्क was a man who engineered most French actions and so provoked the war. तो दोस्तों वॉन बिस्मार्क, so friends, what is the main role of बिस्मार्क? बिस्मार्क का एक ये रोल था कि इससे सबसे पहले फ्रेंच को रोका, ठीक है। इसने क्या किया? सबसे पहले जो है फ्रेंच को इसने क्या किया? रोका। फ्रेंच को रोका कि वो ऑस्ट्रेलिया का साथ ना दे, और पहले इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराकर कमज़ोर कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर इसने डर किया कि भाई फ्रांस पर हमला करेगा, तो लोगों पर ये डर उसके साथ छा गया। तो पर्शिया एंड बस जो ऑस्ट्रेलिया को एक करने पर मजबूर कर दिया कि फ्रांस में अब जो फ्रांस को आप लड़ाएगा। अब फ्रांस भी किसी तरह से उसने फ्रांस को भी अपने साथ लड़ा दिया, तो इसने फ्रांस को भी हरा दिया। तो याद रखना एक चीज़, जब ये जंग ख़त्म हो गई थी तो ऑटोमन बिस्मार्क ने एक चीज़ लिखी, यानी कि उन्होंने अपना एक शेर लिखा जिसमें उन्होंने एक कहा कि भाई मैं जो चीज़ करता हूँ वो हमेशा याद होता है। तो ये था उन्होंने ये कहा कि I always considered that a war with France would naturally follow a war against Australia. तो इसने इसमें डिटेल्स लिखा है कि मैं किस तरह से इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फिर इसने फ्रांस को हरा दिया, और इस तरह से वो जर्मनी पर फाइनली वो जर्मनी एक हो गया। आगे इस तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करें जाने ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क वो फाउंडर ऑफ जर्मन एम्पायर भी कहा जाता है। ऑटोमन बिस्मार्क नोन एज द फाउंडर ऑफ द जर्मन एम्पायर भी इसको कहा जाता है। जर्मनी फर्स्ट चांसलर फ्रॉम द, ये जर्मनी का पहला चांसलर है 1871 से लेकर 1890 तक। देन उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये था वो स्टेट, तो दोस्तों ये था वो स्टेट जिन्होंने फ्रांसिस ने लिया था। तो क्या नाम था इसका? अलास्क लॉरेन। अब द जर्मन एम्पायर जनवरी 1871। तो दोस्तों 18 जनवरी 1871 विलियम वन, जो कि क्या कहते हैं कि विलियम वन प्रोक्लेम्ड एम्पायर ऑफ द जर्मन एट वर्सेल्स। 18 जनवरी 1871 विलियम वन जो कि राजा थे पर्शिया के, और उन्होंने प्रोक्लेम किया कि अब वो एम्पायर हैं जर्मनी के, यानी कि पूरी जर्मनी के चांसलर थे वॉन बिस्मार्क। और याद है कि इन्होंने अपनी जो विक्ट्री दिखाई वो पेरिस में नहीं बल्कि वर्साइल्स में दिखाई। और वर्साइल वो थे, यानी वर्साइल वो सीधे जिसमें रूलर राज करती हैं, रूलर की में हुकूमत होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें आपकी रूलर की जो है वो हुकूमत होती है। फ्रांस के अंदर जो राजा थे वो पेरिस में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? वो भाई एक वर्साइल होता है वहाँ पे रहते, जो कि पेरिस से 15 किलोमीटर की दूरी पर होता था। फ्रांस में अब शुरू हो गया, ठीक है, दूरी पर, यानी कि रहते दोस्तों अब फ्रांस में शुरू होगा लियोपोल्ड हॉब्स। अब एक और चीज़ है, तो दोस्तों अब फ्रांस एक हो गया, तो दोबारा से एक लेजर प्रेंस हो बाय द पर्वस डी चवानीस। दोस्तों अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी। दोस्तों जर्मनी के खिलाफ एक यानी कि एक उम्मीद जागी थी। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, ये फीमेल के हाथ में एक प्लांट है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि फ्रांस के लोगों को बताया जा रहा है कि
घबराए नहीं, हम इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे कि हमें यानी कि उम्मीद है अपने इस बेइज्जती के बदले का लेने के लिए। ये उनका एक निशान था जो एक लेडीज़ ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली अब फ्रांस कब अपना बदला लेता है? वर्ल्ड वार वन में जो है ये 1914 में जो वर्ल्ड वार हुई थी वहाँ पे जो है अपना बेसिकली जो फ्रांस है वो अपना बदला ले लेता है। ठीक है, ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, रशियन और इटली, तो यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पे जो फ्रांस है वो अपना जर्मनी से बदला ले लेता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो वार हुई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, वो भी यूनिफाइड और जर्मनी में। तो ये था दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द डे।